रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है थ्रू आउट द लाइफ लॉन्ग होता है। जिम्मेदारी इज स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बर्थ से लेके अंटिल डेथ वी हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसे काम करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए। तो ये सभी चीजों को देखते हुए हम डेफिनेटली वहां से शुरू करेंगे कि हमारा बर्थ अगर जन्म हुआ है तो वहां से लेके कि हमको किसने हमारा देखभाल किया है, तो वहाँ हम वहीं से सीखते हैं कि हमारा माँ बाप है, तो मदर हैं, फादर हैं, इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए हमको पाला है। सो दैट शोज दैट कि मतलब वो अगर जिम्मेदारी उनने निभाया है एंड वो धीरे धीरे हम अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों को, चीजों को देखते हुए हम भी, क्योंकि बचपन से तो पता ही नहीं चलता है, बट देयर आर सम टाइप ऑफ इंडियन कैरेक्टर्स जो हैं हमको ऑटोमेटिकली आ भी जाता है, हमको कुछ जिंदगी में सीखते हैं एंड कुछ नेचुरली भी हमारे अंदर जो जीन्स वगैरह होते हैं उस हिसाब से भी हमको कुछ कैरेक्टर्स आ भी जाते हैं। तो आगे, क्योंकि मैं अपने आप को बोलना चाहूंगा कि मैं जूलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं एनिमल साइंसेस के ऊपर हम रिसर्च किया है, तो फिर उसके एनिमल बिहेवियर वगैरह ऐसे भी चीज़ों के बारे में मैंने उन लोगों को, बच्चों को बताना है, स्टूडेंट्स को भी क्लासेस वगैरह लेना है, ऐसे भी चीज़ों में। तो वहाँ पे हमको देखना कि जब जैसे जैसे हमको लाइफ बढ़ता है किसी एनिमल के अंदर, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इनेट अपने आप में तो अंदर रहता है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी को देखते हुए हम उस काम करते हैं, उस पर सीखते हैं। लर्निंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए एनिमल सिस्टम। तो जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग बचपन से ही लेके अंटिल आवर डेथ बेड तक एक सच ए लॉन्गेस्ट एज रहता है हम लोगों के ह्यूमन बीइंग के लिए। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, और सीखने के बाद जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे जैसे हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ काम करना है, तो हम उसको इस हिसाब से हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग दो तीन बातों को देखना चाहिए कि हम लोग वी आर अगेन ए सोशल एनिमल है। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में रहते हुए हम फैमिली सिस्टम के अंदर रहेंगे, और फैमिली सिस्टम से हम बाहर भी जाएंगे। तो फैमिली सिस्टम में हमको जब जैसे जैसे इस टाइप ऑफ फैमिली है, वो फैमिली में हम लोग बचपन से पैदा होने के बाद हम देखते हैं, सीखते हैं। तो वहाँ पे एक चीज हमको, एक हम लोग जैसे बताते हैं कि आपको खाना सामने रखा जाता है, खाना अपन को पड़ता है। तो ये चीज शोज की कि हमको सामने वाला कितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ले रहे हैं, लेकिन हमको भी अपने काम को, अपने आप को खुद करना पड़ता है। तो ये दिस शोज दैट वन टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ जाता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये खाना है, ऐसे मुझे आगे बढ़ना है। तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को ध्यान रखते हुए हम लोग बचपन से अपने आसपास के लोगों के देखेंगे, और देखने के बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमको स्कूल तक पहुंचेंगे, तो वहां पे हमारा पेरेंट्स का सबसे पहले वहां तक भी हमारा, उनने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और जिम्मेदारी से ही हमको पाला है। तो हर जिम्मेदारी में हमको जो चीजें हमको सिखाया, पढ़ाया, और उस चीज को हम लोग का ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती जाती है। इस पर एज के साथ साथ में हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, और वंस वी रीच टू द स्कूल लेवल पे जब पहुंचेंगे, तो हमारा टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको सही रास्ता दिखाएं। और हम लोग देखते हैं कि अगर कोई अच्छा टीचर है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको पढ़ाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर हमारा जो कोचिंग वगैरह भी जो करते हैं विद इन ऑल द पीपल में भी हमको कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो जब तक वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं करेंगे, वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से हमको अच्छी रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो हमारा जो आने वाला कल जो है हमारा स्टूडेंट्स वो चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग उन लोगों से सीखते हैं, उस टीचरों से, माँ बाप से सीखा है, और उसमें हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। हमारा फैमिली सिस्टम में भी है, फैमिली के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, कोई ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, आंटीज वगैरह हैं, अंकुल्स वगैरह हैं। तो इन लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उन लोगों के चीज को उनके हिसाब से हमको काम करना है, हमको अच्छे काम करना है, हम लोग कोई गलत काम जैसे भी नहीं करेंगे। तो उस बात को भी हमको देखना चाहिए कि हम ये काम एक जिम्मेदारी से हमको निभाना है। बाजार से लाके कुछ सामान लाने से लेके हम वहाँ घर की चीजों को ध्यान रखना, ये सभी चीजें हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं।
फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ भी जाता है। तो उसके रिफ्लेक्ट में हम लोगों का ये कहना पड़ता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूलिंग से लेके इवन एंड तक हमको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको काम करेंगे। अपनी पढ़ाई को हमको ध्यान रखना है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अगर क्लास टीचर ने हमको कुछ दिया है तो वो होमवर्क हेल्प हो सकता है हमारे पेरेंट्स में, हमारा से कजिन्स वगैरह से भी, लेकिन करना हमको पड़ता है। सो दैट मीन्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेके जिम्मेदारी से हमारा जो भी हमको काम कहा गया है उसको सक्सेसफुली करना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क वगैरह रहता है। तो वो सक्सेसफुल करना ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग उस काम से उस हिसाब से नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो फिर डेफिनेटली वही चीज होता है। दैट इज अ रीजन कुछ लोग क्लासरूम में पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ हाई बहुत अच्छे मार्क्स में पास होते हैं। तो ये ऑल थिंग्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड हम लोग इस टाइप का चीजें जिम्मेदारी से लेकर चलेंगे तो फिर हम लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमको काफी मौका मिलता है उसमें। तो स्कूल से बचपन से ही हम लोगों ने जो जिम्मेदारी लेके चला है, जो हमारे आसपास में लोगों के साथ रहा है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद हमारा एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमको मोहल्ले में कैसे रहेंगे और किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसी को जरूरत पड़ने पर हमको कैसे उनको हेल्प करना चाहिए। सो वो ऑटोमेटिकली भी आ जाती हैं और हम एक दूसरे को देख के भी आते हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग व्हेन वी आर टेकिंग द थिंग, सो हम वो अच्छे बनेंगे। जैसे जैसे आपका इम्पोर्टेंस बढ़ता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पता नहीं चलता कि हम कुछ दिनों के बाद ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमने इतना मेहनत से इतना काम कैसे किया है। और ये इंडिविजुअल एक अंदर से एक फीलिंग आता है कि हमको नहीं, हम सोसाइटी में पैदा हुए हैं, सोसाइटी में हम जी रहे हैं, तो सोसाइटी के आसपास के लोगों को हमको कैसे उसको किस टाइप में हेल्प करना चाहिए। तो वहां के बाद हमको लोगों को ये भी कहा जाता है कि सोशल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि वी आर ए सोशल पर्सन, पीपल है हम लोगों का, ह्यूमन बीइंग। हमारा आसपास के लोगों को इस हमारा सोसाइटी के अंदर किसको क्या जरूरत पड़ेगा उसको हमको आइडेंटिफाई करें। उस आइडेंटिफाई को देखते हुए हम लोगों को उसका मदद करें और उसका हेल्प करें। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब जैसे आ जाती है उसको लेना ही पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ भी जाता है। इन दोनों को चीजों पर लेके हम लोग सोसाइटी को कैसे अच्छा हेल्दी सोसाइटी बनाना है उसके ऊपर भी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही काम करेंगे। एंड definitely after completion of your school, after completion of the कॉलेज वगैरह पे, तो वहां पे हम लोगों ने एज ए यूनिवर्सिटी टीचर मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हमारा टीचरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा सा पढ़ाए और अच्छा सा उनका एज ए सिटीजन अच्छा बनाना है। द टीचर हैज टू टेक द टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम ये बताया जाता है कि एक कॉलेज लेवल के बाद उसको कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा कि उनको बताए कि वो दुनिया में सोसाइटी में जाके वो अच्छा काम कैसे करेंगे। तो दैट इज द रीजन हमको लास्ट मोमेंट तक उस बच्चे को ऐसे हेल्प करना है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल द टीचर्स हैव टू टेक। उसके वजह से हम लोग का हो सकता है कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर भविष्य में जो भी सिटीजन्स बनते हैं, तो हमारी वजह से हमने जो पढ़ाया है, हमने जो रास्ता दिखाया उन लोगों को, उसमें वो लोग जाना चाहेंगे, जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर टीचर्स नहीं लेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहते हैं कि वो अपना काम कर लिया और उसके बाद तो बच्चों के बारे में तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि ठीक है मैं तो अपना पढ़ा दिया हूँ, मेरा अपना सैलरी मिल गया है, वहां तक केयर रखेंगे। लेकिन वो सिस्टम खत्म हो गया। धीरे धीरे नया नया एजुकेशन पॉलिसी वगैरह भी बनता है, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि until unless that boy that girl has to become a successful citizen of the country, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उसको रास्ता दिखाना है और उनको एक वे दिखाना है, और वो किस मार्ग से पहुंचेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को ही लेना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मैं किस रास्ते से मैं जाऊं, कैसे क्या काम कर लूं। सो यहाँ पे हमारा टीचरों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो दैट इज व्हाट यू यूजुअली टेक एंड वी यूजुअली टेल टू द टीचर्स कि आपको, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चा जो है उसके बाद कोई बताने वाला नहीं है। एक बार स्कूल में माँ बाप ने आपको स्कूल में डाल दिया है तो माँ बाप का रेस्पॉन्सिबिलिटी
टीचरों पे डाल दिया है। तो टीचर का पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग टीचर्स रहेंगे एंड वो एक एज के बाद वो बच्चा जो है कंप्लीट करने के बाद ही विल गो टू द सोसाइटी, और वहां पे आपको इस देश में एक अच्छा नागरिक बनना हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो, तो फिर उसको वहां तक साथ हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग थिंग रहता है। ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को वहां नदी पार करना है, इस पढ़ाई से आगे बढ़ाना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना ही पड़ेगा उसको। उसके बाद जैसे ही हमको एक समय आ गया है व्हेन वी गॉट अवर नॉलेज मिल गया है, तो उस नॉलेज को राइट वे में हमको यूज करना है। एंड दैट इज द अगेन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाता है कि हमने जितना मेहनत करके हमने पढ़ाई किया है, उस पढ़ाई के साथ साथ में हमको जो भी नॉलेज हमने गेन किया है उनको हमको सोसाइटी को वापस करने की बात होती है। सोसाइटी में उसको अच्छे काम करना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको आई जाता है एंड वी हैव टू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। कभी भी हमको वापस नहीं जा पाओगे, आपको एक पोजीशन के होने के बाद नेवर गिव अप, दैट इज द सिस्टम। यूजुअली हम लोग इसको देखते हैं एंड उसमें रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को भी ध्यान से रखना चाहिए इसमें। एंड पर्टिकुलरली जो टीन एज में हम लोगों ने जो भी सीखा है एंड वो धीरे धीरे हमको अपने आप में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देता है उसमें। तो वहां वंस यू बिकेम एज ए सम वर्किंग इन ए ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने आप को सोचना चाहते हैं कि मेरा जिम्मेदारी है कि मुझे अपने आप को अच्छा सा महसूस करना है, अच्छा सा जीना है, और मैं अगर अच्छा रहूंगा तो मैं आसपास में कुछ अच्छा काम करूंगा, लोगों को मैं काम कर सकता हूँ। तो दैट इज द रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग कहते हैं कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ये बात कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई माई, मेरा अपना मैं हूं, मैं करके जब तक नहीं कहोगे, क्योंकि मैं अच्छा हूं ये तो आप ही बताओगे, मैं अच्छा ये काम अच्छा करूंगा, ये जिम्मेदारी आपसे वहीं से शुरू होती है। तो फिर वंस यू ऑलवेज थिंक दैट कि मैं कितना अच्छा काम कर पाऊंगा, कितना जिम्मेदारी से काम कर पाऊंगा, ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से बात करना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ए पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल वर्क के लिए यू आर ए रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सनल वर्क। उसके बाद चीज आ जाती है कि वंस यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे आपको ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। ऑफिशियल वर्क में आपको ये काम को, जो भी काम होता है उसको एक दो बात होती है, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना है, एंड आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होता है कि सामने वालों से काम कराना है। तो दैट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसमें। तो ये मैं अच्छा काम करता हूँ और सामने वाला नहीं करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इस टाइप ऑफ फीलिंग रहने से क्या होता है कि सोसाइटी, उस ऑफिस जो है अच्छा नहीं चल पाती। तो यू हैव टू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, नॉट ओनली योर वर्क, खुद की काम में अच्छा होना और पूरे सिस्टम को अच्छा काम कराना है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप नहीं लोगे तो सामने वाला, आप कितना भी आप मेहनत करोगे, या मेहनत करने वाला अगर 100 लोगों में से अगर सिर्फ वही 10 ही लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अपना जिम्मेदारी से काम करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, तो उस कंडीशन में वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ऐसे कंडीशन में आपको वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना चाहिए कि जैसे मैं बताया कि आपको बचपन से लेके आपका डेथ तक हर समय पे एक जिम्मेदारी एक ऐसा चीज होता है कि एवरी टाइम यू हैव टू टेक सम टाइप ऑफ एक्शंस। आपको तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ता है। कभी इतना ले लिया है मैंने, 20 साल जिम्मेदारी लिया, अब मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। एवरी टाइम यू हैव टू वर्क। और उसमें आपको अदर काफी लोग भी रहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कमजोर लोग होते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर होते हैं, तो उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फैमिली में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है हमको हमारे फैमिली में। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी फैमिली में एक IAS बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वहां किसी ऑफिस में क्लर्क बन जाता है उसमें। तो इन द सिचुएशन पेरेंट्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, या आपको भी एज ए आपके ब्रदर इन केस वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उनको, उनका भी जिम्मेदारी, उनके फैमिली का जिम्मेदारी वो भी आपको लेना पड़ता है, तब जाके वो फैमिली अच्छा चलेगा। सिमिलरली किसी का ऑफिस में अगर कुछ लोग काम नहीं कर पाता है किसी न रीजन से, तो उसका काम को भी हमको कैसे मैनेज करके उस काम को कैसे करना है, वो नहीं करेगा तो दूसरे से कराना, लेकिन काम कराना, काम करवाना जिम्मेदारी आपको होती है, तब जाके उस ऑफिस का काम काफी अच्छा चल सकता है। उसी हिसाब से हमको अगर नेशन के हिसाब से भी चले, हमारा सोसाइटी के अंदर क्या काम आपको करना है, करने से जो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी के लिए काफी फायदेमंद होती है। जैसे मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं एक साइंटिस्ट रिसर्चर काम करते हैं, तो मेरा भी एक जिम्मेदारी है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो पहले नहीं था वो काम,
लेकिन अब हम कह रहा, क्योंकि मेरा नॉलेज डेवलप हुआ है, मुझे हमारा टीचर ने पढ़ाया है, सिखाया है, उस कंडीशन में एक जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली आपके पास आता है वो आपको निभाओगे, दैट इज वन टाइप। कुछ जिम्मेदारी ऐसा भी होता है कि आपने अपना नॉलेज में गेन किया है एंड समथिंग न्यू डेवलप करने का जिम्मेदारी आपको आता है। तो जैसे आपको लोग कहते हैं कि सब चांद में चले गया, मून पे चले गया, उसमें उनका कोई जिम्मेदारी नहीं था, लेकिन वो क्यों गया है? क्योंकि उनने जो नॉलेज गेन किया है, कोई मार्स में चले गया हम लोग, कोई आपको रैकेट डेवलप किया है, आपको जो सैटेलाइट डेवलप किया है, तो ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो इक्वली दैट की वो आपको पैदा होते हुए किसने ने कहा था कि आपको सैटेलाइट डेवलप करना है, आपको कंप्यूटराइजेशन डेवलप करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन वो पढ़ाई जो आपने किया है, उस पढ़ाई का इस्तेमाल हाउ बेस्ट यू कैन यूज इट, जिससे उससे कुछ ऐसा चीज निकालना है, वो भी जिम्मेदारी अपने ऊपर आता है। दैट इज द रीजन हमको व्हेन यू हैव टू डेवलप समथिंग न्यू फॉर द सोसाइटी, वो जिम्मेदारी आपको जब लोगे, जब तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा तो वो आपको सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए दैट इज द रीजन, जिम्मे पैदा सभी होते हैं, काम सभी लोग करते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम करते हैं, वही गिने चुने लोग हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में एक एग्जाम्पल हमको क्या है कि जैसे अब्दुल कलाम सर के ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं, और ऐसे उसी उतना है पढ़ाई बहुत सारे लोगों ने किया है, बट वो आदमी ने कुछ अपनी जिम्मेदारी को कुछ ज्यादा सोचा, ज्यादा समझा, और उस जिम्मेदारी से उन्हें कुछ सोसाइटी को कुछ देना है, इस देश को कुछ देना है। सो उस हिसाब से उन्हें अपनी जिम्मेदारी से काम किया एंड उसको ही हैज डन एक ब्यूटीफुल रिसर्च, अच्छा काम किया है, और हमको सबको बहुत सारी चीजों में इसको फायदा दिया गया। तो दिस इज द वर्क कल्चर के नाम से हम लोग को जितना पढ़ा है, और उस बात को हमको ढंग से इसको इस्तेमाल करना है, और दुनिया को उसके फायदा जो है वो देना है। तो वो जिम्मेदारी हमको आता है, क्योंकि सिर्फ आपको पैदा किया है तो पिताजी का जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वो मुझे पालेगा, पैदा किया तो उसको पालेंगे, ऐसा सोच के बैठोगे तो नहीं चलता। अब एक समय के बाद खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, उसके बाद हो सकता है आपका खुद की फैमिली आ जाएंगी, उस फैमिली के बच्चों को, उस फैमिली के लोगों को आपको खुद ही से सिखाना है, पढ़ाना है, वो जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाती है। सो दैट मीन्स यू लर्न समथिंग एंड यू यूज दैट नॉलेज फॉर डूइंग बेटर फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी में आपको अच्छा काम करने के लिए उसको करना है। उसमें बहुत सारी चीज होती है कि आपको सोसाइटी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किस एरिया में रहा है, उस मोहल्ले को कैसे हेल्प करना है, वहां पे ऐसे क्या चीज है, कौन सा ऐसा रिसोर्सेस है, उसको यूज करते हुए उसको और अच्छे से डेवलप करना है। एक बहुत सारे चीजें हम लोग साइंस में देखते हैं, कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, कभी व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया, वो सभी चीजों का, क्योंकि अभी बीच में हमको पढ़े कि हमको उस जमाने में खाना भी नहीं मिलता था, कभी हमको बाहर से गेहूं इसमें इंपोर्ट करके लाते थे। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, नहीं हम लोगों का कुछ ऐसा ग्रीन रिवॉल्यूशन डेवलप करना है कि हम लोगों का खुद ही ग्रो करे हमारा ये सभी चीजें। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट हैज टेकन, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो फिर वहां पे खेती कैसे डेवलप करना है, वहां का वाटर रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करना है, तो ये सभी चीजों का बहुत सारे स्टेट है, बट हर स्टेट बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर पाती। इट इज दैट शोज दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट लोकल पीपल, उन लोगों ने कितना अच्छा मेहनत किया है, तभी दैट इज द रीजन हमको बताने के लिए भी हो जाएगा कि हमारा ये स्टेट बहुत अच्छा है, वो स्टेट थोड़ा सा ऐसा है, और अमेरिका बहुत डेवलप्ड कंट्री है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। सो दैट मीन्स कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो ही विल कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। कोई गांव देखते हैं कि गांव में भी डेवलपमेंट करना है। मुझे अभी भी वो याद आता है कि अब्दुल कलाम जी का जो प्रोग्राम किया था पूरा करके, प्रोवाइडिंग अर्बन रिसोर्सेस इन रूरल एरियाज। सो दैट मीन्स उन्होंने एक कमिटमेंट लिया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम गांव से लोग शहर में जाएंगे, उस कंडीशन में इस टाइप ऑफ माइग्रेशन होने से शहर का भी प्रॉब्लम है, गांव में भी प्रॉब्लम है। ऐसे कंडीशन में उनने ऐसा कहा था कि वहां पे भी हमको कुछ फैसिलिटी डेवलप करेंगे, इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह सब जगह पर दिया है, और वहां पे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए काम किया है। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या हुआ कि वहाँ गाँव में तो डेवलपमेंट हुआ है, और एक गाँव का पंचायत का आदमी है, पंचायत की जो चेयरमैन होता है, वो उनको भी डेवलप करना है, तो उस गांव पे कैसे डेवलप कराना है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेंगे तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा। तो उस कंडीशन में
everybody has to take equally, not necessarily that कि सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, but जितना उनकी मेहनत है, जितना उन्होंने नॉलेज गेन किया है, जितना उन्होंने जिम्मेदारी लिया है, उसका काम करेंगे तो आज की गांव जो है और अच्छा डेवलपमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली आपको बहुत सारे सिटीज को भी डेवलप हो जाएंगे, बड़े बड़े नेशन भी, पूरे कंट्री भी डेवलप हो सकती है। वहां पे कितने ऐसी जिम्मेदारी लोग हैं जिन लोगों ने जिम्मेदारी से काम किया है और उसको कुछ फल दिखाया आपको। इधर आईटी के सेक्टर में कहिए या आपको सैटेलाइट के माध्यम से, किसने सोचा था कि हमको ऐसे मोबाइल सिस्टम हमको डेवलप हो जाएगा, ऐसी चीजों को हमको यूज करने के लिए लायक बन जाएंगे। तो someone has thought that way, किसी ने उस जमाने में सोचा है नहीं ये जरूरी है, और उनने उस काम को करने के लिए बहुत ही ईमानदारी से उसको मेहनत किया है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई किया है, उन्हें डेवलप किया, दुनिया को दिया उसको। तो ये सभी चीजों को देखते हुए हमको एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है। तो जैसे अभी मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से आता हूँ, मैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में भी हमको बताना चाहूंगा कि पहले जमाने में तो हमको यूनिवर्सिटी को एक सिर्फ पढ़ाने की एक एरिया बताया गया था, लेकिन अब वो है थोड़ा सा इट वाज चेंज टू डिफरेंट वे कि हमको वहां से नॉट ओनली द टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ में बच्चों को ऐसा डेवलप करना है जिससे वो वहां से कुछ ऐसे क्रिएटिविटी निकल के बाहर आएगा। सो दैट इज द रीजन हम लोगों को ये कहा जाता है कि वहां पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। कोई इंडस्ट्री है आसपास में, तो उस इंडस्ट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वो ह्यूमन रिसोर्स कौन डेवलप करेगा? यूनिवर्सिटी डेवलप करेंगे। और यूनिवर्सिटी में ऐसा कौन सा कोर्स तैयारी करना है, वो ऐसा कोर्स डेवलप करने से कोई अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, साइंटिफिक स्टूडेंट्स डेवलप हो जाएंगे, तो फिर वहां पर इंडस्ट्री को काम करने के लिए काम आएंगे। और इंडस्ट्री हमको कैसे मदद करेगा? तो ये दिस टाइप ऑफ सिस्टम डेवलप हुआ है कि पहले तो सिर्फ पढ़ाने तक की टीचर स्टूडेंट के अलावा कोई थर्ड पार्टी उसके अंदर नहीं जाता था किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। लेकिन अब सोचा है कि हमारा वी हैव टू थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स, कौन कौन है हमारा यूज करने वाला। स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स भी है। टीचर से भी हमको पूछेंगे आपको क्या उम्मीद करते हो, आपको कैसे हमारे को आपके बच्चे को डेवलप कराना चाहता आप बताइए, हम उस हिसाब से हमको डेवलप करेंगे। सो दिस जिम्मेदारी आपको हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेना है। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप नहीं लोगे तो वो घिसे पिटे टाइप का, उसी जमाने की टाइप का आपको सिर्फ पढ़ा दिया, उसके बाद हम लोग बच्चे क्या कर रहा है, कैसे सोसाइटी को यूज हो रहा हो, वो सब पहले जमाने में होता था। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया। एवरी यूनिवर्सिटी इज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। उस स्टूडेंट को हमको कैसे पढ़ाएंगे जिससे वो उसको बाहर जाके उसका प्लेसमेंट्स को कहाँ कराना है, कौन कौन से इंडस्ट्री में, इस दिमाग का लड़के का इसका जो हमने पढ़ाया उसका यूज जो है वो किस रेस्पॉन्सिबिलिटी वो वहां पे काम करेगा। सो दैट इज आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टेक होल्डर्स के नाम से क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा है। तो उस कंडीशन में हमारा जिम्मेदारी को भी उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है। वी हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ सिस्टम को हमको देखना है। लोगों का मोटिवेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे कुछ बताना है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देखना है। मैं हमारे आसपास के मोहल्ले की तरफ से बहुत सारे फिल्में देखते रहते हैं कि वैसे घूमने वाले बच्चों को उनको पकड़ के उनसे अंदर का जो भी अच्छी चीज होता है उस चीज को बाहर दुनिया को लेके आना है। और उसको क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं कि उनके अंदर जो इन्नेट फीलिंग्स जो है, इन्नेट कैरेक्टर्स हैं, वो पता भी नहीं चलता उनको। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हमको आइडेंटिफाई करें कौन बच्चे हैं, कौन से मोहल्ले में ये काम करते हैं, उसको हमको कैसे डेवलप करना चाहिए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप नहीं लोगे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू टेक। और गवर्नमेंट अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर डेवलपमेंट का भी सिस्टम भी नहीं हो पाती है। सो दैट मीन्स हमको स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सन से लेके, सोसाइटी से लेके, हमको पूरा गवर्नमेंट तक एवरीबडी हैज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी से हमको एक प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज को, जिम्मेदारी से हमको उसका यूज करेंगे और चीज को हमको खराब नहीं करना। दैट इज द रीजन आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज को आजकल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। उसमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से आपको CSR में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंपनीज जो हैं पोल्यूशन डेवलप कर देते हैं, उसको ठीक करना भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। वो आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो है लाखों रुपए खर्च करते हैं उसको सोसाइटी को वापस करने वाली बात है। सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमको ये सब चीज आजकल CSR का बहुत ज्यादा
प्रेसिडेंट में चल रही है, ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इज वरिंग, एंड गवर्नमेंट भी एक रूल लगा दिया कि आपको यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, दैट इज द रीजन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत सारे चीजें आती है उसमें। यहाँ पे मुझे अभी भी एक याद आता है कि लास्ट कुछ साल पहले एक अमेरिका में जब इलेक्शन हो रहा था, मुझे एक छोटा सा क्लिपिंग भेजा था, पूरे वायरल हुआ था। उसमें हम लोग को एक आता था कि एक बेर जो है बालू होता है, तो वो हमारा वोट देने के लिए वहां पे वो पोलिंग बूथ तक पहुंचा। उसमें उन्होंने कहा था मैं वोट देना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो ह्यूमन बीइंग का, आदमियों का, इंसान का वोटिंग होता है, और भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट को चुनना, एनिमल का कैसे हम करेंगे, नहीं आपको अलाउ नहीं करेंगे, जाओ। तो फिर वो रोता रोता बाहर आया, ये कहते हुए कि मैं अपना जिंदगी बचाने के लिए मैं कुछ हमारा अच्छा गवर्नमेंट को चुनना चाहती हूँ, और मुझे वहां वोट देने नहीं दे रहे हैं उसको। तो दैट मीन्स कि मेरा जीने का जिंदगी कौन, हु इज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मुझे अच्छा लगा उसमें, क्योंकि एनिमल के बारे में तो कोई सोचता नहीं है उसमें, कि हम लोग इंसान है और गवर्नमेंट है, आदमियों के लिए हम लोग गवर्नमेंट बना है, कौन से लोगों को हमको हेल्प करना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेता है, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एनिमल सिस्टम। वो उसको एक एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके हुए वो बताया गया था कि दैट इज अच्छा। एक वीडियो वायरल हुआ था, मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद ही एनवायरमेंट का आदमी हूँ, तो मेरा इसलिए वो बताना चाहूंगा कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा एनवायरमेंट को, पर्यावरण को अच्छे से रखना है। कितने लोग रखते हैं, कितनी बार कहने के बाद भी आपको स्वच्छ भारत के नाम से बहुत प्रोग्राम चला है उसमें। तो ये कुछ साल पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, कभी स्वच्छ भारत के नाम से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलता था। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा था कि आपको कचरा बाहर मत फेंके, ध्यान से रखें, ऐसे भी चीजें। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा है, और पॉपुलेशन बढ़ने से वेस्टेज भी काफी बड़ा है, अनवांटेड चीजें फेंकने वाली बात हुई, तो उस कंडीशन में पोल्यूशन और अपने आसपास के एरिया को खराब होने के समय आ गया। तो वहां पे हमको इंडिविजुअल, सोसाइटी, गवर्नमेंट हैज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको इस टाइप ऑफ, अगर जैसे चीजें बाहर सोचे एनवायरमेंट के अंदर फेंकेंगे, तो फिर हमको एनवायरमेंट भी खराब हो जाएंगे, नदियों को खराब होने वाला बात होगी। तो नदियों को कैसे बचाना चाहिए, हु इज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। तो गवर्नमेंट को भी देखना है, इंडिविजुअल को भी देखना है, तो नहीं मैं यहाँ पे इस सोसाइटी में गंदा नहीं करूंगा, पोल्यूशन नहीं करूंगा, मैं अपने कचरा को उठाऊंगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरीबॉडी हैज टू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक मूवमेंट चला है, स्वच्छ भारत के नाम से चला है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो गवर्नमेंट का एक अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, एंड उन्होंने सभी लोगों तक एक बात पहुंचा दिया कि आपको अपने मोहल्ले में रहना है, उस कंडीशन में आपको कैसे रहना चाहिए, सॉलिड वेस्ट कैसे होता है, लिक्विड वेस्ट कैसे होता है, और अनयूज वाला चीज होता है, रिसाइकिल वाला कैसे होता है। ये पहले कहाँ होता था इतना, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग को अवेयरनेस किया है, और आज के कोई भी बच्चा जो है इतना अवेयरनेस हो गया किसी सालों में, ईच एंड एवरी स्कूल बॉय इज आल्सो टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं मैं कचरा नहीं फेंकूंगा, मैं वहां पे कचरा वहां पे नहीं डालूंगा, अगर कोई चीज होता है तो कोई भी गंदगी करता है तो उसके टोकते हैं, बात करते हैं। फाइनली हम लोगों का, हमारा कोशिश ये किया जाता है कि पूरे एनवायरमेंट को अपने एरिया में, लोग कहते हैं ना कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, हम अपनी एरिया में रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। और इस एरिया में जैसे जंगल कट जाता है, एवरीबॉडी नोस इट, अगर जंगल नहीं रहेगा तो फिर हमको ये बारिश भी नहीं आएंगे, और ये सभी चीजें लाइफ साइकिल, नेचर के अंदर साइकिल है। उस कंडीशन में ये जिम्मेदारी हमको लेना ही पड़ेगा कि हमारा एनवायरनमेंट को बचाना है, हमारा फॉरेस्ट को बचाना है। तो वहां पे इंडिविजुअल से लेके, हमारा सोसाइटी से लेके सोशल फॉरेस्ट्री डेवलप हो गया बहुत सारी चीजों पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज डेवलप कर दिया कि नहीं ये हमारा एरिया को हमको बचाना है, एनिमल को बचाना है, और हमारे जंगल को बचाना है, हमारा नदी नालों को बचाना है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिया है। और अब तो कोई भी ऐसा आदमी जो है, पहले जमाने में तो गाड़ी में जाते जाते बाहर कचरा फेंकते थे, अब कोई नहीं फेंक रहा। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर हमने उसको, हाँ ये बात डेफिनेटली थोड़ा सा अभी उसका जो सॉलिड वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है,
तो उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ने कि कितने बच्चे होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन बनना चाहिए, वो पूरा सर्वे करते हैं। एवरी सेंसस में हमको मालूम पड़ता है कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने लिया है। तो उस कंडीशन में हमारा पॉपुलेशन बढ़ाना भी रोका है, और पॉपुलेशन जितने बड़ा है उन लोगों ने कैसे कैसे इस एनवायरनमेंट के अंदर यूज किया है। तो यूज का भी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, यूज, ओवर यूज, एब्यूज, इस टाइप ऑफ चीजें करते हैं। तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कितना यूज करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि देयर इज ए स्पेस फॉर द एवरी वंस नीड बट नॉट फॉर एवरीवन इज ग्रीड, कि हमको कितना इस्तेमाल करना चाहिए एंड कितना नहीं करना चाहिए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेके चलेंगे, तब जाके हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, हमारा रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ये सभी चीजों का अब अलग अलग सब्जेक्ट डेवलप किया गया है। सब्जेक्ट डेवलप करके इतना फैलाया कि हम लोग हर हफ्ते में, हर महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। बच्चों के अंदर वो जिम्मेदारी देना है, बताना है। जब हम जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, हम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो बच्चे हैं उनको, हमको कैसे जिम्मेदारी लेने के लिए कहेंगे उसमें। तो ये सभी चीजों को देखते हुए हमारा पूरे आज कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गया है कि हमारा नदियां नाला जो भी पोल्यूशन हो गया है, कल के दिन पानी सूख जाएगा तो हमारा को सर्वाइवल कैसे होंगे। तो ये इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेना तो है ही, और साथ साथ में हमारा इंडिविजुअल सिटीजन्स को भी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमको ये चलेंगे, तो जिसकी वजह से हम लोग इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो एवरी मूवमेंट वी हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी का जो नीड है, और उसमें कुछ वीक लोग हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बेकार बुरे लोग भी हो सकते हैं उसमें। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने सारे चीजें हैं। हमको कभी कभी फिल्म एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, कोई सिगरेट पी रहा हो तो उसके लिए तो आपका निकोटिन का अवॉइड करने के लिए सिगरेट पीने का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आते हैं। उसमें बॉक्स के सिगरेट पैकेट के ऊपर कैंसर का वो सब फोटोग्राफ्स वगैरह दी जाती है। तो ये सभी चीजें गवर्नमेंट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिगरेट कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीजें बढ़ाएंगे। गंदे लोग होंगे, मतलब इस गलत काम करने वाले होंगे, तो उसको कैसे हमको बचाना है, कैसे उनको ठीक करना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के ऊपर आता है। सोसाइटी के, वी कैन नॉट अलाउ सच टाइप ऑफ बैड पीपल टू लिव इन द सोसाइटी, वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क आल्सो। तो ये उसकी बच्चे माँ बाप के पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होके बच्चों में जैसे आती है, वैसे सोसाइटी में भी है। सोसाइटी में गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये गवर्नमेंट रहा, दूसरा गवर्नमेंट आ सकता है, लेकिन वो सभी चीजों को ध्यान रखते हुए वी हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको मान के चले, तो कि गवर्नमेंट इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, एंड हमको गुड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमको फास्ट रोड्स डेवलप करना है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेंगे तो फिर हमारा सोसाइटी डेवलप होगा, नेशन डेवलप हो सकती है। हमको कैसे कैसे रोड से जो नेशनल हाईवेज वगैरह बनाया है, और वहां पे साइड पे कैसे डेवलप फॉरेस्ट के अंदर से जा रहा, तो उसको फॉरेस्ट रूल्स को वगैरह पे करते हुए सोसाइटल के नाम से है, एक पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अभी सभी लोगों को जानते हैं कि एवरीबॉडी नोस अबाउट दैट व्हाट द प्रॉब्लम वी हैव फेस्ड फ्यू इयर्स बैक। जैसे कोरोना जैसे एक बीमारी आ गया है, तो वहां कितने सारे लोगों ने कितने किस्म का रेस्पॉन्सिबल लिया, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे सफाई कर्मचारी तक, एवरीबॉडी हैज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इतना ज्यादा लिया है कि कभी हमको सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों ने तो क्या इतना जरूरत पड़ती है कि हमारे सोसाइटी के अंदर आपको कितने सारे डॉक्टर्स हैं, कितने सारे मेडिकल स्टाफ हैं, उन लोगों ने इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना जान पे भी खेल के उन लोगों ने इसको लोगों को बचाया उसमें। तो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमने, मुझे क्या कहता, मैं मर जाऊंगा, मैं तो क्यों जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे नर्सेस हैं, मेल नर्सेस हो, फीमेल नर्सेस हैं, जो वार्ड बॉयज हैं, अगर वो किया होता तो फिर हम लोग का और भी बहुत सारे मौत हो सकती थी। लेकिन एवरीबॉडी हैज टेकन दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं ये मेरा काम है। सिमिलरली पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों ने भी इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी काम किया है कि वहां पे हमको रोकना है, आपको 10 लोगों से ज्यादा वहां पे भीड़ नहीं होना चाहिए, उसको कैसे रोकना है। तो दिस ऑल द थिंग्स, तो दैट इज द रीजन। हमको उसके बाद पूरे वर्ल्ड को हमने दिखा दिया कि हमने एक ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हमारा वैक्सीनेशन के नाम से भी करोड़ों का वैक्सीनेशन हो चुका है उसमें। अगर गवर्नमेंट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो पता नहीं इंडिया में कितने सारे लोग और मर जाते हैं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग कि इधर डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स के लोग हैं, तो दे हैव डन देयर बेस्ट एंड टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हेल्प द सोसाइटी। सोसाइटी को हमारा अल्टीमेटली
ईच एंड एवरीबॉडी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करना है। मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं कुछ सीखूंगा और मेरा जो नॉलेज मैंने गेन किया है उसको सोसाइटी को वापस कैसे, हाउ बेस्ट आई शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी, ये वाला चीज हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी से ही हमको काम करना। दैट इज रीजन हमको कह रहे हैं कि ये अलग अलग एज के साथ साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, समय के हिसाब से भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, सिचुएशन के हिसाब से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बदलता है। तो जैसे भाई बताया ना कि आपको किसी ने सोचा था कि इतने सारे लोगों का जरूरत पड़ेगा हमारा जो डॉक्टर्स की और ये सभी चीजों का, कोरोना जैसे आ गया और कल के दिन कोई ऐसे नेचुरल कैलामिटी आ सकता है, नेचुरल कैलामिटी आ गया तो हमको वी शुड बी गेट रेडी फॉर दैट कि हमको इमीडिएटली वहां जाके हमको कैसे मदद करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे उन लोगों का। सो दैट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेंगे, गवर्नमेंट भी लेगा और वहां के लोग भी, लोकल लोग भी हमको सोसाइटी में कैसे हेल्प करेंगे। डोंट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी टाइम कि गवर्नमेंट आके ही हमको मदद करेगा, ये तो नहीं कह सकते। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमको महसूस करना है, जिम्मेदारी से हम कितना मदद कर पाएंगे सोसाइटी को, हमारे आसपास के लोगों के लिए। तो ये सभी चीजों को देखते हुए मेरा एक कहना है कि हमको बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमको कहेंगे 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ लेता है। और कभी कभी ऐसा कि कुछ काम ऐसी हो जाती है, लोग कहते हैं कि कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसका, किसने किया था इस टाइप का काम उसमें। तो फिर वहां पे हमको खुद में भी काम आता है, सामने वालों को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ये भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि हमको ये नहीं कि मैं खुद काम करूंगा, मेहनत करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा तो सामने वालों के बारे में मुझे मालूम नहीं, ये भी नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये भी देखना है कि वो काम कितना अच्छा काम करेगा। तो बच्चे से लेके आप सोसाइटी में अपना कर्म साथ के कोलीग से लेके पूरे सोसाइटी के अंदर लोग कितना अच्छा काम करेंगे, वेदर दे आर टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट, वो सभी चीजों को हमको देख के करना चाहिए। वे थोड़ा सा एक जनरल आइडिया था, मैंने अभी आपके सामने मैंने शेयर करना चाह रहा था कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना चाहिए तो फिर उसमें भी आपको वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच सर। सर जैसे आपने बहुत मैक्रो लेवल पे तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया, मेरा सवाल एक्चुअली पर्सनल लेवल का है। मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और शादीशुदा हूँ, थोड़ा पर्सनल लेवल का है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई वाइफ एंड मदर एंड फैमिली, मेरा उसमें थोड़ा सामंजस्य कैसे बने। कई बार मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ, लगता है कि उनको इनका ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनको रखते हैं, और मेरे कई बार वर्क में भी इफेक्ट डालता है। तो सर थोड़ा सा अगर गाइड कर सके प्लीज। बिल्कुल सर, कि फॉर एवरी हर चीज के लिए समय होता है, हमारे पास 24 घंटे समय होता है और एक दूसरे के साथ तो कैसे मिलजुल के काम करना है, वो सामने वालों को भी बताना है कि क्योंकि एक इंसान जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स में खेलता है। अगर मेरा बच्चा हो जाए तो मैं बाप बन जाऊंगा, मैं शादी कर लूंगा तो मैं हस्बैंड बन जाऊंगा, मैं वहां पे कुछ मेरे साथ और बच्चे हैं मेरे बाप पिताजी के लिए तो मैं ब्रदर बन जाऊंगा। तो ये सभी चीजों को मुझे हमेशा इसलिए लगता है कि एक रामायण जो है मुझे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे फिर दोबारा मुझे देखने का मौका मिला है, तो पूरा सीरीज चलाते थे, हमको रामायण महाभारत देखा। तो रामायण में हमको ये सब चीजें दिया था कि जैसे फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ब्रदर्स का है, फादर का है, सन का है और एक दुश्मन का भी है, वो भी उनने इसे काम किया था। वो सभी चीजों को देखते हुए हमारे पास बहुत समय होता है कि डेफिनेटली हम समझाने की बात है कि हमारा फैमिली को कि मेरा ठीक है, आपको सपोज आपको 10 बजे जाना है तो सुबह जल्दी उठ के उनका पूरा काम करके हेल्प कर दीजिए और उनको यही समझा दीजिए कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मुझे ऑफिस में रहना है और बाकी 5 बजे के बाद तो आपके पास बहुत समय है रात भर। तो ये सभी चीजें के थोड़ा सा एडजस्ट करने का भी जरूरत पड़ती है और ये नहीं कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फैमिली अच्छे नहीं है तो फिर आप काम भी नहीं कर पाओगे। काम अच्छा नहीं है तो फैमिली को आपको कैसे पढ़ाएंगे, उन्हीं को बता दीजिए कि मैं जो कमाता हूँ उस पैसा जो है आप ही के लिए खर्च करता हूँ, तो इसके लिए मुझे वो समय देना चाहिए। यू हैव टू कन्विंस द पीपल एंड दोनों को खुश रखना है। सैक्रिफाइस। थैंक्स लॉट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजेश जी का जो प्रश्न है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में वास्तव में 10 से 5 का ऑफिस नहीं होता है, ऑफिस तो तकरीबन 24 आवर्स का होता है। परंतु यह भी सत्य है कि हमें अपने परिवार को भी देखना पड़ता है। इसका सबसे आसान उपाय जो है, जो मैंने कोशिश करी है कि इस तरह से परिवार को भी देखा जाए,
वो ये है कि हमें अपने अधीनस्थों पर विश्वास करना पड़ता है। अगर हम अपने अधीनस्थ पर विश्वास करके कोई कार्य आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमारा काफी समय बच जाता है, जो कि हम अपने परिवार को दे पाते हैं। और अगर हम अपने अधीनस्थ पर विश्वास नहीं करते, उनके एक एक काम को खुद भी चेक करते हैं बैठ करके, तो फिर हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो मेरा मिश्रा जी से यही अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थों पर विश्वास करें। विश्वास करने के पहले टेस्ट करें, टेस्ट करने के उपरांत विश्वास करें, और फिर उनके पास समय बचेगा जिसको वो अपने परिवार को दे पाएंगे। धन्यवाद जी। पांडे जी ने बहुत अच्छे से बात रखी, शायद उनका ये लंबा अनुभव बोल पा रहा है। और सर ने भी यही बात बोली है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को बांटें। राव सर का यही कहना है कि अपनी जिम्मेदारियों को हम बांटेंगे तो शायद हम सामने वाले को जिम्मेदारी महसूस करने का एक अवसर दे पाएंगे। जो अपने उद्बोधन के अंतिम क्षणों में जो बोला वो यही था कि हम अपनी जिम्मेदारी तो महसूस करें ही, पर सामने वाले को जिम्मेदारी महसूस करने का अवसर दें, उसको एहसास कराएं। तो ये हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत सफल प्रयास करेगी। आपका यह भी कहना था। मैं यही बात के लिए बहुत चिंतित हो रहा था अभी एक बात के लिए। हालांकि हम लोग जब अपने स्वावलोकन सत्र को लेते हैं तो इन बातों को हम बहुत अच्छी गहराई से जान पाते हैं कि जिम्मेदारी कैसे क्या होती है, परंतु उसी बात को यदि हम उठाएंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्वावलोकन क्या उतना गहरा नहीं है। मैं शासकीय सेवा में देखता हूँ कि जो क्लरिकल लेवल पर जो काम का डिले होता है, और जो बाबुओं को अपनी टेबल पर फाइल जमाने का और एक भीड़ लगाने का, एक ढेर लगाने का शौक होता है, इस जिम्मेदारी से हम उनको कैसे मुक्त कर पाए, इसमें जरूर आप कुछ प्रकाश डालिएगा। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि हम भी देखते हैं यहाँ पे कि मैं भी थोड़ा सा भी मेरा परिचय किया था अग्रवाल साहब ने कि मैं पहले ग्वालियर में था, उसके बाद यहाँ भोपाल आया हूँ। तो मेरा रेस्पॉन्स, क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस से ही हम लोग सीखते हैं और उसी को दुनिया को सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं वहाँ पे आई एम नॉट ए टॉप बॉस था, वहाँ पे टॉप बॉस नहीं था, सेकंड था मेरा। तो मेरे ऊपर एक वाइस चांसलर थे, मैं उसका डिप्टी वाइस चांसलर रहा, मैंने प्रो वाइस चांसलर। तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि हमारा लोग यहाँ पे भी हमको हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करते हैं, वो ये कहते हैं राव साहब वहाँ पे ग्वालियर में आपने काफी अच्छा काम किया है, यहाँ ऐसी क्या बात हो रही है? किसी बात पे बात हुई थी तब बता रहे, सब में नहीं है। तो फिर मैं वहाँ कहा था कि वहाँ मैं काम करता था और यहाँ मैं कराना पड़ता मुझे, क्योंकि यहाँ पे एज ए वाइस चांसलर मुझे कराना है। तो मैं भी सही, आपकी बात सही है कि मैं अभी हमारे डिपार्टमेंट के वहाँ पे जाता हूँ तो बहुत सारे फाइलें ढेर पड़े रहते हैं और वो पता नहीं, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं किया, तो सब उसमें ये नहीं था, वो नहीं आया था, दूसरी क्लर्क नहीं आया था, उनका जवाब नहीं मिल पाई। तो ये सभी चीजों यहाँ पे टोटली मुझे क्लियरली मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मानूं। मैं तो करता हूँ अपने जिम्मेदारी, लेकिन वो डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। उनका वो काम नहीं होने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका सैलरी उनको मिल जाती है और उसमें क्यों मेहनत कर रहे हैं। और फाइलों का एक ये भी प्रथा होती है कि फाइलें लिख के साइन करके आगे बढ़ा दिया और वहां से आया कि नहीं आया, ही नेवर टेक केयर ऑफ। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारे जिनके हम लोग, मैं खुद ही ओपनली अभी यहाँ पे ओपनली बोलने में भी मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि सामने वाला, जैसे हम लोगों का यूनिवर्सिटी उस समय पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किसी ने कुछ काम किया है, उनका पेमेंट होना है और पेमेंट जो है उस क्लर्क को फाइल आगे बढ़ाएगा तभी तो पेमेंट होगा उसमें। इसमें क्लर्क का कोई फायदा नहीं है, वो काम करे ना करे उनका सैलरी तो मिल जाती है और उसको इमीडिएटली उस हिसाब से उनको समझा भी नहीं पाते, भैया तुम्हारा तो सैलरी तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारा काम को समय पे शाम से उसको निपटा देना चाहिए। तो मैं आके लोगों को मेरा कमरे में बुलाता हूँ और सभी लोगों का पहले मेरे पास आती है और मेरा तो रात में 7-8 बज जाए फिर भी मेरा फाइल कंप्लीट करके घर आता हूँ उसमें। तो मैंने उनको ये समझा, मेरा कमरा हमेशा क्लीन दिखता है उसमें। तो वो उनका बोलने से फिर बात भी सही है कि नीड मोटिवेशन, कि उनका जिम्मेदारी एहसास कराना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। ये बात भी सही है कि बाबू लोगों के पास तो बहुत सारे फाइलें पड़ा रहता है और कुछ साल पड़ा रहता है, बहुत सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा है लोगों में उसमें, बट वी हैव टू मोटिवेट देम टू गेट द वर्क डन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही, पर आपने जो बहुत अच्छी बात बोली थी जिसको आप और हम अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के बीच में एक संक्रमण काल आया था जिसमें यदि बच्चे ने झाड़ू क्लास में स्कूल में उठा ली तो उसकी फोटो आ गई। वो फोटो होते होते इतनी वायरल होती, शाम तक उस प्रिंसिपल की, उस प्रोफेसर की या उसकी नौकरी तक कार्रवाई करवा है किए रहते थे।
पर जिस दिन से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ, हम देखते हैं कि मोहल्ले का हर व्यक्ति अब इस बात की शर्मिंदगी को खत्म कर चुका है कि हमें स्वच्छता के एक अगुवाई करना है, और अब वो आगे बढ़ के बात करने लगा है। इसका मतलब ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या ऊपर से नीचे की ओर आती है, पर नीचे से की ऊपर की ओर जानी चाहिए। हमारा यह भी एक सोचना है और ये आशा है कि जिम्मेदारी हमारी नीचे से ऊपर की भी ओर जाएगी। राव साहब से मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। सर और मेरा राव साहब असली में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो प्रकार का। एक तो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है मेरे पद के प्रति, या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दी गई है किसी भी एक भूमिका में, और दूसरी मेरी एक जिम्मेदारी नागरिक के रूप में है, और तीसरी जैसा अभी मिश्रा जी ने पूछा था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी एक परिवार के सदस्य के रूप में है। तो ये बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां हैं हमारी, और इसमें हम अपनी जिम्मेदारी पूरा क्यों करें इसका कोई मोटिवेशन समझ में नहीं आता। जैसा भी आप बोल रहे थे कि क्लर्क काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको तनख्वाह मिल जाती है, तो क्लर्क यदि काम ना करे तो उसको तनख्वाह क्यों मिल जाती है? वरिष्ठ अधिकारी के रूप में जो वहां पे आसपास बैठे हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है, और उस व्यक्ति का सिटीजन के रूप में और क्लर्क के रूप में और परिजन के रूप में उनकी क्या क्या भूमिकाएं, और उनके बीच में समन्वय का जो मुद्दा है, इसके लिए मोटिवेशन क्या है कि हम सब जगह काम करें? क्यों आदमी मोटिवेट नहीं होता है सारी भूमिकाओं को एक साथ पूरी करने के लिए? क्या डिफिकल्टी महसूस करता है वो? क्यों हमको डिफिकल्टी महसूस होती है कि हम सब जगह रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते हैं? मैं बता दूं सर इसके लिए जवाब देना। तो जी बिल्कुल बात सही है कि एक ऐसा, क्योंकि किसी के क्या नाम इंस्टीट्यूशन के अंदर, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वल्लभ भवन से लेके पूरे जब देखते हैं कुछ विभाग जो है बहुत अच्छा होता है, और ये सभी जानते हैं कि हमारा मिनिस्ट्री में भी आपको देख लीजिए कि ये वाला मिनिस्ट्री बहुत अच्छी मिनिस्ट्री होती है, कुछ मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं होता वहां पे। तो दैट मीन्स कि एवरी वर्क का भी अपना एक चार्म होता है कि इस काम में हमको कुछ लोगों से मिलने का भी चार्म होती है, और कुछ लोगों से इंटरेक्शन करने का भी चीज होती है उसमें। और ये बात भी सही है कि सर कि हमको दैट इज द रीजन अभी हम लोगों ने तो ये करवाते हैं कि जैसे हमारा टीचर का है, टीचर का बीच बीच में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं, और हमारा टीचरों कर्मचारियों का भी एक ऐसा ओरिएंटेशन मोटिवेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज कर रहा है सभी चीजें, क्योंकि आफ्टर सम टाइम देयर मे बी सम टाइप ऑफ चेंज। जैसे मैं खुद ही बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे अगर ये फाइलों का सिस्टम ऑनलाइन वाला सिस्टम हो जाती है तो जल्दी भी हो जाती काम, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहते हैं, कोई उस लाइन पे जाना नहीं चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन हमको बीच बीच इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई कॉल इट एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मे बी यू कैन कॉल इट, यूज इट एज अ मोटिवेशन कहिए, या उनको समझाने की बात है कि नया नया सिस्टम पे, ये फाइलिंग सिस्टम को कैसे काम करना है वो जरूरी है। उसमें सभी ऑफिसर्स बड़े बड़े, अभी हम लोग, मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा था, सीनियर IAFS ऑफिसर्स हैं, कम से कम 20-30 लोग हैं, वो जा रहे हैं देहरादून, वहां पे हमको उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम के कर रहे हैं। तो मैं कभी सोचा कि इतना सीनियर ऑफिसर्स मैं देखा हूं इन लोगों का वर्किंग वाला, उसके बाद भी आज जा रहे हैं वो लोग वहां पे अपना, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही भेज रहा है वहां पे उसपे, और उनको सीख के आइए उस पे। तो नया टेक्निक्स पे, नया वे ऑफ चीजें उनको बताने से शायद वो उनका वर्क परफॉर्मेंस और बढ़ सकता है। सो दैट इज द रीजन। इसलिए तो मैंने कहा था कि हमको बीच बीच में कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स इन लोगों को करें, और काम करने का इम्पोर्टेंस और फास्टनेस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो समझ में नहीं आता कि जैसे हम लोग CM हेल्पलाइन वाला भी बात आती है, हमारी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ये सभी चीजें मेरे कहना है कि दैट इज द रीजन हमको बीच बीच में जरूर करना पड़ता है। हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी इंटरनेशनल वर्कशॉप जाते हैं, तो वहां से हम लोग कुछ सीख के आते हैं, कुछ काम ऐसा अच्छे करने के लिए। ये मेरा थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात सर ने कही, और दुबे सर ने भी अपनी बात जो रखी। पर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि तकनीक तो बदल सकते हैं, पर तकनीक को चलाने वाला व्यक्ति भी बदलना बहुत आवश्यक है। जब तक उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी, बहुत से काम ऑनलाइन हो चुके हैं, परंतु परेशानियां और डिले होना उसमें सिस्टम में अभी भी है। ये बात, इसके लिए ओरिएंटेशन और उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, जो सरकार भी कहना है और आपका, हमारा सबका मानना है।
राहुल जी हमारे आ चुके हैं। राहुल जी, सर मेरा जो प्रश्न सर से रिलेटेड है थोड़ा, जैसे हर किसी की लाइफ में मतलब बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ जिम्मेदारी होती हैं, उसकी पर्सनल होती हैं, सोशल होती हैं, और भी डिफरेंट टाइप की जिम्मेदारी होती है। तो हमको अपनी जिम्मेदारियों, ये भी सच है कि कोई भी पर्सन सारी जिम्मेदारियों को उतनी फुल एफिशिएंसी से नहीं कर सकता, तो हमको उनकी एक प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो हमारी जो भी जिम्मेदारियां हम जिस ऑर्डर में प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे मेन की फैक्टर क्या होना चाहिए, मतलब सर एक मेन। क्योंकि मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हमको भी जब कहीं कहीं मैंने पढ़ा भी था कहीं से भी, हाउ टू बिकेम सक्सेसफुल पर्सन के नाम से कई ऐसे बुक्स मिलते हैं। काफी अच्छा रेलवे स्टेशन में आपको जो व्हील बुक स्टॉल होता है वहां से कुछ किताबें खरीदने पे उस पर लिखा था जरूर। मैंने यार हमेशा मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने रखा था कि आपको जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आपको नंबर लिख दीजिए 1 to 10, और 1 to 10 लिखेंगे, 1 to 10 हो, 20 हो, 30, दैट इज अ डिफरेंट इशू। जितने आपको लिख के रख लीजिए, उसमें कुछ चीजें होती है वो जल्दी निपट जाती है, उसको आपको कर लीजिए। तो अगर 10 में से अगर 2 निपट गया तो आपके पास 8 ही बचेंगे। वो अपने आप में एक मोटिवेशन रहेगा कि अरे तो हमने तो 2 निपटा दिया है, अब बचा हुआ 8 है, इसको भी मुझे निपटाना, जल्दी जल्दी निपटाना। तो इस टाइप का कि आपको इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए ये काम आज करना है, और ये काम 4 दिन के बाद भी करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे काम होती हैं, तो जो आज ही निपटाना है, आज ही खत्म करना है, वो जिम्मेदारी से हमको उसको निपटा दीजिए। तो एक तो आपका काम भी कम हो जाएगा, 10 में से एक तो खत्म हो गया, और सामने वालों को आपको खुद को भी खुशी आएगा कि मैंने चलो सामने वालों का काम कर दिया हूँ, और इसलिए मैं भी खुश हो जाता। तो फिर वो मोटिवेशन फिर हमको उसका दूसरे काम में भी काम कर सकते हैं। तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क और रिस्पांसिबिलिटी को प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि आपको समय पे, घंटों में भी कुछ काम ऐसे होता है कि मिनटों में हो जाती है, बट वही काम जो है कभी कभी महीना लग जाता है उसमें। उस कंडीशन में कि आपको पहले आपको एक ऑर्डर देने की बात है, तभी तो मुझे देखता है कि सीनियर बॉस के पास लोग जाते हैं कि उनसे बात करो तो काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो कहने पे सामने वालों को करना पड़ता, तो वो अदरवाइज जब तक नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला, नहीं तो हमारा जिम्मेदारी ठीक है पड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछता। तो बॉस के डर हो, अपना सस्पेंशन हो, जो भी सजा हो, वो भी एक अपना मोटिवेशन, आपको जिम्मेदारी एहसास करवाती है। हिसाब से आपको प्रायोरिटाइजेशन करके करना पड़ेगा उस पर। यस सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के पीछे जो एक इथिकल, तो दो टाइप के मतलब वर्क होते हैं सर। एक तो इथिकली हमको लगता है कि ये सही है, और दूसरा एक कभी कभी सेल्फिशनेस भी आ जाता है पर्सन के अंदर, या और भी रीजन हो सकते हैं, उस वजह से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा। तो सर आपको क्या लगता है कि हमको इन सब चीज़ों से मतलब कहाँ तक ये चीज़ें रिलेवेंट हैं एक दूसरे से सर की? तो क्योंकि हम लोग जब ऐसे काम करना है किसी का वाली बात के, दैट मीन्स कि यू रीच स्टेज, एक स्टेज तक पहुंच गया है, तभी तो आपके काम से सामने वालों का फायदा नुकसान होने वाली बात है। व्हेन यू रीच टू द पर्टिकुलर स्टेज, उस स्टेज तक पहुंचने में आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत करने के बाद आप उस स्टेज पे पहुंचा है, तो वहां आपको इस स्टेज पहुंचने के लिए आपने भी ईमानदारी से काम किया है, समय पे काम किया है। दैट इज द रीजन। हर आदमी तो प्राइम मिनिस्टर ही बन पाते हैं, हर आदमी चीफ मिनिस्टर ही बन पाते हैं। जब वो बना है, दैट मीन्स कि ही हैज स्ट्रगल्ड मच। कुछ ऐसे काम करने के बाद आप पहुंचा है, तो फिर वो अपने आप में तो आइडेंटिफाई कर लेता है कि मुझे तो ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। उसमें सेल्फिश वाला बात तो नहीं रखना चाहिए। डेफिनेटली कभी कभी कुछ ऐसी प्रेशर भी आता है कि नहीं ये काम करना, लेकिन उसके बाद भी वो काम गलत है, नहीं करना चाहिए। हमारा जिम्मेदारी भी ये है कि हमको गलत काम नहीं करना है। उस कंडीशन में हमको काम करेंगे, कितना भी कोई भगवान भी आके करे, हमको नहीं करना, ये करने से गलत है। आगे उस वक्त लगता है कि नहीं उसका मदद करना चाहिए, लेकिन बाद में उसका दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में वो जिम्मेदारी हमको ध्यान रखना चाहिए। अपना खुद का बेटा भी हो, खुद का बीवी भी हो, हमको नहीं, ये काम हम लोग को नहीं करना है, नहीं कर पाएंगे, वही सक्सेसफुल हो पाएगा, वही जिम्मेदारी सही माना जाएगा उसमें। लेकिन अब एक पॉइंट तो बहुत अच्छा दिमाग में आया है। ये माना जाता है कि पढ़ा लिखा वर्ग जो है समाज का अग्रणी होता है, परंतु
अपनी मुख्य जवाबदारी से पढ़ा लिखा वर्ग भागता है, और वो है वोट देने की जवाबदारी। हम पढ़े लिखे वर्ग की वजह से ही मैं ऐसा मानता हूं कि 100% वोटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सही आदमी के चुनाव में कई बार व्यवधान आते हैं। तो एक इस जिम्मेवारी को हम सभी निभाएं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और आशा है कि हमारे राव सर भी इस संबंध में कुछ कहेंगे। बिल्कुल सर, कि वोटिंग एक ऐसा चीज होता है सर कि हम लोग ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है ना, फिर हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। मुझे कहा गया था कि जब आपको वोट देना हो तो किसको दोगे, तो वहां पे चीज आता है कि ये आदमी ठीक था, लेकिन वो जिस पार्टी में काम कर रहा है वो पार्टी मुझे पसंद नहीं है। उस कंडीशन में बेटर है कि मैं वोट ही नहीं डालूं। और मैं अभी भोपाल में था, मैं भी उसका नाम और पार्टी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, मैं भोपाल में था, और मेरा क्योंकि वोट जो है ग्वालियर में थी, तो मैं वोट डालने के लिए रियली आई टुक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे वोटिंग में वहां पहुंचना है। मैं पहुंचा वहां पे, और मैं जैसे गाड़ी स्टेशन से उतरा है, और उतरने के बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ। हाँ, डेफिनेटली हर आदमी के मन में कुछ तो होता है कि पार्टी थोड़ा सा लगता है कि इसको देना चाहिए इस पार्टी को, ऐसा। लेकिन मैं वहां जैसे स्टेशन से बाहर आया हूँ, वहां पोस्टर लगा हुआ है कि जो आदमी खड़े हैं उस पार्टी के लिए, वो आदमी ठीक नहीं था सपोज। तो उस कंडीशन में कि मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं तो गलत आदमी को वोट दे रहा हूँ, अगर पार्टी को देना है कि वो आदमी को देना है। तो वहां पे उस चीज से बात है, दैट इज द रीजन, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा होने से बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं हम लोग। पढ़े लिखे लोग इसलिए वोट डालने में 10 बार सोचते हैं कि अरे हमको वो आदमी के बारे में तो इतना अच्छा सुना नहीं था, उसका क्या नाम है, क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड है, फिर भी पार्टी ने उनको चुना है, तो हमको पार्टी को देना चाहते हैं, लेकिन उस आदमी को नहीं देना चाहते। तो ये सभी चीजों के लिए से बहुत सारे पढ़े लिखे हमारा एजुकेटेड लोग हैं नहीं दे पाते, बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हम लोग जब तक हमारा एजुकेशन सर्किल वाले अच्छे पढ़े लिखे लोग वोटिंग वगैरह देंगे, देश कैसा डेवलप हो पाएगा, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। बट मोस्टली ये होता है कि हमने हमेशा इम्पोर्टेंस जो है पार्टी को देना चाह रहा था, क्योंकि आदमी अच्छा भी हो, अगर पार्टी बेकार है और बेकार है लेकिन पार्टी अच्छा है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज पार्टी का ही ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं ये बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट, आई एम नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ थिंग, लेकिन मेरा एक फीलिंग है कि क्योंकि हम लोग वोट दिया है, पता चला कि पार्टी हार गया और उसका हमारा वोट ही बेकार हो गया, वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा सोसाइटी के लिए, तो बेटर है कि कोई ऐसी पार्टी को दे जो आ सकता हो। तो ये मेरा कहना है कि ये इतना बहुत ज्यादा सोचते हैं हम लोग एजुकेटेड लोगों को, वही थोड़ा सा अनपढ़ ऐसे लोग होते हैं, उनको तो जाके वोट डाल के आ जाते हैं, उनको तो और कुछ एक बार उम्मीद भी रहती है कि मैं इस पार्टी को दूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। हमको क्या मिलेगा, हम तो अपना नौकरी तो करेंगे ही। तो इस कंडीशन में वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तभी द रीजन की बहुत सारे लोग हैं वोट नहीं डालने जाते हैं। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, बस ये मेरा बताना चाहूंगा। शायद पंडित जी अपनी बात को पूर्ण तरह से आत्मसात कर लिए होंगे, क्योंकि सर ने अपना टास्क में बहुत देर से सोचा था कि सर ने टास्क क्या किया, फिर डिसाइड क्या किया, फिर आखिरी सर ने बता दिया कि मैंने डिसाइड तो किया। मैं समझा कि सर स्टेशन से लौट आए, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहे थे, पर आपने टास्क कहीं ना कहीं से पूरा किया, अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। ये प्रजातंत्र के लिए एक बहुत सुखद अनुभव होता है। अगले चरण में मैं अजय राय जी को बुलाना चाहूंगा, प्लीज। Good evening, Rao sir. My question is on a macro level. Should the enforcement of responsibility be voluntary or an enforced one? For example, if you look at the family responsibility, I consider it to be an enforced one. I'm supposed to act as a responsible father or a responsible son or a responsible brother because of societal pressure. If I don't do my responsibility, मेरा नाम खराब होगा. Why? Similarly, if you look at the professional responsibility level, it is left voluntarily. For example, if you gave an example of clerk, कि clerk अगर काम नहीं कर रहा है फिर भी उसको salary मिल रही है, shouldn't there be a process wherein responsibility is enforced at each and every step in the professional
services, then only the nation will move forward. Until and otherwise, if we keep it voluntarily, I think we'll keep on continuing raising such questions. Rao sir. सबसे पहले मैं फैमिली का ही बताना चाहूंगा, ऐसा कि बहुत सारे सेंटिमेंटल होता है उसमें, तो वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन नॉट फील दैट कि आई एम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर माय फादर और मदर और ये सभी चीजें उसमें वो ऑटोमेटिकली एक क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन सोसाइटी में हमने देखे हैं कि साहब कि ह्यूमन सोसाइटी का इवन एनिमल्स में भी दो एनिमल पास रहेंगे तो वो प्यार करेंगे, और ऐसी चीजें हम लोग साथ में रह रहे हैं और हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन हमारा फैमिली का जो भी मेंबर्स हैं उनसे ज्यादा अफेक्शनेट रहेंगे। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, इतना अफेक्शन उसके पास नहीं जाती है। वी कैन नॉट कॉल इट एज ए टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से प्यार कर रहे हैं हम उनसे, प्यार इन द सेंस कि फादर का प्यार करना है, मदर से प्यार करना है, सिस्टर से प्यार करना है, सभी चीजें, क्योंकि ये साथ बहुत दिनों के सालों से बचपन से रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको प्यार ही करेंगे उसको। तो वेदर वी कैन कॉल इट एज ए हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और उसको ये प्यार करना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग है, हमको हो भी जाता है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एनिमल में भी हो जाती है। तो दो पास में रहने वाले डॉग्स है, रोज सही रहेंगे, एक बाहर से आया उनके ऊपर चिल्लाएंगे। तो वो सभी चीजों को देखते हुए कि हमारा क्योंकि फैमिली के साथ हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कब आता है, कब हमको उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। लव एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस डेफिनेटली इज देयर कि हमको प्यार से रह रहे हैं उस मकान में, हम किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। रेस्पॉन्सिबिलिटी कब लेना पड़ता है कि अगर वो बच्चे, अगर वो बाप को तबीयत खराब है, मदर को तबीयत खराब है, या उसके छोटा भैया गलत काम कर रहा है, या वो कुछ कमाई नहीं पा रहा है, तब उनके बारे में कुछ करेंगे। सो दैट शोज दैट कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तब बदल जाता है, जो लव अफेक्शन जो है इट टोटली चेंज इनटू प्योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, हम मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी करना, मेरे फादर को ध्यान रखना है, बच्चों को ध्यान रखना है, ये सभी चीजें रहेगा उसमें। और दूसरा सोसाइटी में ऑफिशियल वर्क में भी है सर की डेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहता है, किसी को काम नहीं कर रहा है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं कर रहा है, तो हमको ऐसा करेंगे। डेफिनेटली लोग हमको कहते हैं कि कौवा को टांग दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब बातें मुझे भी काफी लोगों ने कहा था कि अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको सस्पेंड करें या उसको तनख्वाह रोकें। तो ये सभी चीजें कर सकते हैं, वन कैन डू इट, बट प्यार से बात करके उनसे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कोई ना कोई रीजन से नहीं कर पा रहा होगा। हो सकता है वो कुछ पैसे का एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि फाइल हो जाएगा तो मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ, मतलब जस्ट जनरल बातें बोल रहा हूँ। दैट मे बी वन ऑफ द रीजन वो फाइल है समय पे उसको काम नहीं करता हो उसमें। तो इज नॉट ओनली द सैलरी, उनका कुछ और एक्सपेक्टेशन रहता होगा। वो सामने वाला आके रोज नमस्ते करें, कुछ अभी भी हमको, मुझे मालूम है कि जब आपका लोग कहते हैं कि जब आपको रिटायरमेंट के बाद आपका पेंशन के लिए भटकना पड़ता है फाइलों के पास, सामने वाला क्लर्कों के पास, आपको जिस तक अभी तक आपको कुर्सी में बिठाया आदमी जो है, कल के दिन आप रिटायर हो गया हो, फिर आपको तो बिल्कुल ही बैठाया भी नहीं। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अरे ये हमको इतने दिनों से मैं उनके नमस्ते कर रहा था, अब मुझे नमस्ते वो मुझे करेगा तभी करेगा। सो इस टाइप ऑफ लोगों में किसी के अंदर एक टाइप ऑफ बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर से ही वो काम नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं, उनको मालूम है कि काम करना है, आज नहीं तो कल करेगा। बट एक फीलिंग है कि दिस शोज का डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर है उसके अंदर, कि वो वी कैन कॉल इट एज ए गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर लोग कहते हैं। तो दैट इज द रीजन वो काम नहीं करता है। और क्योंकि सजा देते रहेंगे तो वैसे बहुत सारे लोग होंगे, ये बात भी सही है, अगर एक को सजा देंगे तो सब लोग ठीक हो जाएंगे, दैट इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन कहता है। लेकिन कुछ चीजों पे हमको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है कि इनको ये काम नहीं किया, कोई ना कोई कारण बता देगा, मेरा तबीयत खराब है, मैं तो 4 दिन के लिए नहीं आ पाया, मेरा जो दूसरी वाला के जवाब देने वाला हमारा बॉस की छुट्टी था इसलिए मैंने काम नहीं पाया, उसके बाद ये काम अर्जेंट आ गया इसलिए तो ये कर रहा था, वो काम रुक गया है। तो दिस टाइप ऑफ चीजें रहती है, बट एवरीबॉडी हैज टू फील द रिस्पांसिबिलिटी, जिससे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो पाएगा। सो ये मेरा सोच है। तो अगले क्रम में बुलाना चाहूंगा अवधेश नामा जी की, प्लीज। सभी को नमस्कार सर। मेरा मैं सागर में जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर था और वर्तमान में अभी भोपाल में आ गया हूँ, भोपाल डायरेक्टरेट में हूँ मैं। क्योंकि स्टाफ को मैनेज करने की कुछ बात चल रही थी, इसलिए मैं कुछ अपना अनुभव छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे
कि जो स्टाफ के लोग काम नहीं करते हैं उनको कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, जिसके प्रयोग मैंने खुद किए हैं अपने जीवन में, वो अपने कार्यालय में इसका प्रयोग भी किया है। तो एक छोटी सी बात ये रखना चाहता हूँ कि जैसे कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करना चाहता है, उसका काम में मन नहीं लग रहा है, तो हम उसके सेक्शन से संबंधित उसके काम की कोई फाइल जो भी हो, उस फाइल का डिसीजन हमको पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन उस बंदे को बुला करके उसको मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते थे वो आपको बता रहा हूँ। उसको बुला करके सिचुएशन उसके सामने रखना कि अगर ऐसी ऐसी समस्या है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता जी आप बताओ कि ऐसी ऐसी समस्या से क्या सोल्यूशन हो सकता है। हमें पता है सोल्यूशन, लेकिन हम उसके मुंह से निकलवाना चाहते हैं। वो खुद जब कहता है उस बात को कि सर इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, हमें भी पता है, तो हम उससे कहते हैं यार तुमने बहुत बढ़िया बात कही है, इस सोल्यूशन को तुम इस फाइल पर लेके आ जाओ। वो बंदा खुशी खुशी जाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि हमारे बॉस ने हमारी बात मान ली। वो मोटिवेट हो जाता है उस बात के लिए और वो करके फाइल को दुगनी स्पीड से करके लाके देता है। ये प्रयोग मैंने एक बार नहीं अनेकों बार किए हैं अपने कार्यालय में। तो एक आपसे मोटिवेट करने के लिए कि स्टाफ को हम कैसे मोटिवेट कर सके, उसको हम यदि महसूस कराएंगे कि तुम इम्पोर्टेंट हो, हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। नेग्लेक्ट जैसे ही करेंगे आप तो एक तो ये तरीका अपनाया था मैंने। एक और तरीका जो अपनाया था मैंने वो भी आपको बताता हूँ। मैंने एक दैनिक स्वमूल्यांकन चालू किया था वहां पर। दैनिक स्वमूल्यांकन से सीधा तात्पर्य मेरा ऐसा था, मैंने एक सिंपल एक गूगल फॉर्म बनाया था और गूगल फॉर्म में जो कार्यालयीन स्टाफ कोई उसके पास उसका लॉगिन था कि आकर के जितने बजे वो कार्यालय में आ रहा है तो कार्यालय की एंट्री करता था कि मान लो 10:30 बजे आ गया, 11 बजे आ गया, और जाते समय कितने समय जा रहा है उसकी एंट्री करेगा कि 5 बजे 5:30 बजे जो भी टाइम पे जा रहा है। और उसके बाद में एक खास कॉलम रहता था कि दिन भर में आपने कितनी फाइल डील की, उसकी केवल संख्या लिखी है, 2, 5, 10 जो भी है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एंट्री लेता था मैं, उसमें ये लिखता कि आप दिन भर के काम से खुद को कितना महसूस करते हैं, कितना सेटिस्फाई करते हैं कि आपको जो सैलरी आज के लिए मिली है वो आप कितना जस्टिफाई करते हैं। 25%, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 4 कैटेगरी बना दी थी। तो इसमें वो खुद लोग जब 4 बार भरते हैं कि आज तनख्वाह को मैं 25% कर पाया, एक ही फाइल कर पाया, तो दूसरे दिन वो मोटिवेट होकर के अगली फाइलें और ज्यादा करने की कोशिश करता है। ये मैंने प्रयोग जो किए थे सागर में, तो उसके बारे में आपको बस शेयर करना चाहता कि हम उसको मोटिवेट करें, उसको बढ़ाएं कि हाँ तुम सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हो, हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम अपने सेक्शन के लिए, तो वो आदमी बढ़ के काम करता है। जस्ट मेरा अनुभव था शेयर किया आपके साथ में। थैंक यू। वही चीजें मैं बताना चाहूंगा कि सजा देना वो फाइनल नहीं होता, क्योंकि सजा देने के बाद हम भी सोचते हैं कि उनका कर्मचारी संग रहता है कि कितना भी वो खराब हो, उनका संग वालों को उसको बचाना पड़ता है, और वो लोग फिर आ जाते हैं साहब इसको माफ कर दो, कोई बात नहीं है, ये सभी चीजें बात आती है। बेटर है कि उनको मोटिवेशन के नाम से तुमने काम करना है, क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग का यूनिवर्सिटी सिस्टम में मतलब एग्जाम्पल, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइप ऑफ रहती है। हम तो बार बार ये कहते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा होता, तो तुम्हारा बच्चे के लिए अगर मार्कशीट समय पे नहीं मिलता है तो तुम क्या कितना महसूस करते हो। सेम आपको ऐसे महसूस करो कि वो भी तो बच्चा है किसी का और उसके लिए करना है, ऐसा कुछ मोटिवेशनली उसको समझा दें तो वो कह देगा साहब हमको कर लेंगे। कभी कभी मेरा एक वे आपसे, जैसे आपने बोला कि आप बुला के उसको बात करता है, खुद भी जाते हैं, मैं भी ऐसे जाता हूँ, तो डेफिनेटली उनका बीच में थोड़ा प्यार से बात करने से वो काम अच्छा कर लेगा। तो हमको एक उनके ऊपर डंडा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कराना पड़ता है कि तुम्हारे वजह से ये काम नहीं होने से इतना नुकसान हो जाएगा बच्चे के लिए। दैट इज द रीजन। आपको आप जानते हैं ना कि अपने मध्य प्रदेश में हर विभाग में सीएम हेल्पलाइन रहता है, L1, L2, L3, L4 तक का। तो समय पे काम नहीं होना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तय करते हैं कि कौन रेस्पॉन्सिबल, L1 कौन है, L1 ऑफिसर का सस्पेंड कर दो, ये काम क्यों नहीं किया है, क्या रीजन है। तो बहुत सारे चीजों में दैट इज रीजन मैं भी देखता हूँ। L1, L2, L3, L4 जो है सीनियर मोस्ट ऑफिसर के पास जाता है। तो फिर मैंने ये भी कहता हूँ कि L1 के L4 तक काम करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है ना। तो अगर तुमको लगता है इसमें डाउट है, तुम आगे क्यों बढ़ा दिए, पहले पूछ के कर लेता। L4 अगर कर सकता है तो L1 में ही निपट जाएगा, उसमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करो। तो फिर हम बैठे भाई दिन भर बैठे हैं आपको मदद करने के लिए, काम करने के लिए। आपको बहुत सारे चीजों में डेफिनेटली ही मे नॉट टेक दैट बिग डिसीजन,
तो उनको जरूरत पड़ती है ऑफिसर करेक्शन के लिए इंतजार करना है, तो वो आके एक बार बात कर ले तो हम लोग वही के निपटा देते हैं इसमें, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर सकता हूँ। थैंक यू। श्री बलवंत सिंह जी। जी थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि जैसे अगर सेम पोजीशन के लिए 2 बंदे हैं, कोई भी सेम पोजीशन है उसके लिए 2 लोग हैं और एक अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है और दूसरा अगर नहीं करता है, तो जो उनसे ऊपर वाला लाइन मैनेजर है, अगर वो उसको बोलता है लेकिन नहीं कर पाता, तो वो बोलते हैं अरे भाई अपने को तो करना है, उसके यहाँ उसको जॉब नहीं करना, उसको नहीं करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में क्या करें आदमी, और वो काम भी उसी से जैसे एक ही से करवाता है पूरा काम। ये सामंजस्य बिठाना पड़ेगा सर की बात भी सही है कि अल्टीमेटली कुछ लोग नहीं करने का 2 बातें हो सकती है कि वो काम नहीं कर पाता है, उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है करने पाने पे, दैट इज वन इश्यू, या उनका अपना फैमिली प्रॉब्लम्स, अभी बात चल रही है फैमिली प्रॉब्लम्स में वो परेशान है, वो काम करना नहीं चाह रहा है उसमें। तो ये सभी चीजों को देखते हुए वी हैव टू एनालाइज द थिंग, उसको बाकी जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साहब ने बताया था कि एक बार उनसे बात करके फिर हमको ये काम करने में तुम्हें खुद ही बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम उसमें, तो ये सब चीजें कर सकते हो, तो बताइए। हाँ, बिल्कुल सर, लेकिन क्या है कि उनकी पहुंच और आगे तक है कारण ये होता है ना कि वो उनकी पहुंच कुछ आगे होती है तो वो वहीं दबा देते हैं मामले को, लाइन मैनेजर से बोलते हैं ठीक है कर लेंगे और फिर कुछ नहीं होता। ये सब चीजें वही थे ना, सामंजस्य बिठा के ही करना पड़ेगा कि बात भी सही है, कुछ लोग तो खराब निकलते हैं, ऐसे लोगों को पनिशमेंट ही देना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम सुधरेगा। तो सिस्टम को सुधारने में जिम्मेदारी अपनी है, तो अब हम लोग सभी रास्ता अपना दिया है और इस पे सावधान दंड के नाम से बोलते हैं, किसी को लास्ट में दंड देना ही पड़ेगा, तो तब जाके वो भी कहना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक खराब वाले के चक्कर में सिस्टम को खराब होने नहीं देना चाहिए, ये हमारा भी जिम्मेदारी है ना। आज के हमारे कार्यक्रम में प्रोफेसर राव ने हमारे साथ बातचीत की और जिम्मेदारी एक बहुत ही गहन विषय है और उसको उन्होंने बड़ी सरलता के साथ छोटे छोटे उदाहरण देकर बात की। और जब व्यक्तिगत तौर पर जो लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं तो उस पर क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इस विषय पर भी बहुत सारी चर्चा आज के प्रश्नोत्तर में हुई। और प्रोफेसर राव जैसे स्वयं शिक्षक हैं, तो उन्होंने एक शिक्षक की भूमिका में सुधार और सहानुभूति जैसी बातों को सामने रखा है और ये बड़े इम्पोर्टेंट पहलू हैं जीवन में, और इन्हीं को हम अपने घर में भी लागू कर सकते हैं जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर राव का आज का वक्तव्य मुझे बहुत पसंद आया। मैं उनके अनुभव की और एक सहृदय इंसान के रूप में जिम्मेदारी की जो विश्लेषण उन्होंने किया उससे मैं अभिभूत हूँ, और मुझे विश्वास है कि वो हम दोबारा भी जब हमारी उनसे जरूरत होगी वो हमारे साथ अन्य विषयों पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर राव। नमस्कार सर, नमस्कार सभी के लिए, नमस्कार।